गुड मॉर्निंग हेलो। सर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मॉड्यूल ए का नेक्स्ट टॉपिक जो है और थ्योरेटिकल टॉपिक है। 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स सॉलिड वाले मिल सकते हैं क्योंकि फैक्चुअल टॉपिक है, पूरा फैक्ट हैं, फिगर हैं। अगर उन्हें आप समझ रहे हैं तो आपका ये काम ठीक हो सकता है। ठीक है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से हमेशा जो क्वेश्चन अधिकतर आया है वो जो लिबरलाइजेशन स्कीम है, LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, यानी कि हम बाहर कितना पैसा किस किस कंडीशन में किस किस पर्पज के लिए कितने अमाउंट तक भेज सकते हैं, कैसे भेजेंगे, इस बारे में बात है। थोड़ा सा आपका जो एग्जिम बैंक है उसके बारे में बात है, और फेमा के जो फेमा एक्ट है उसके बारे में बात है। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो तीनों चारों शब्द लिखे हुए हैं, आरबीआई कुछ नहीं बोला, क्यों आरबीआई को हम लोग पढ़ते हुए आते हैं काफी। ठीक है। तो इसमें आप देखिए, रोल ऑफ एग्जिम बैंक, आरबीआई, आपका एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया। आप एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया के लिए नाम दे रहे हैं वो फेमा का, क्यों? क्योंकि जो भी एक्सचेंज कंट्रोल गाइडलाइंस है इंडिया में, कौन बनाता है? फेमा की गाइडलाइंस होती हैं, और उसने वो पावर आरबीआई को दे रखी है। एंड फेडाई, फेडाई क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का जो भी डीलर्स काम करते हैं उनकी एसोसिएशन है इंडिया में, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड अदर कुछ और इश्यू। ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक है हमारा, और फॉरेक्स का टॉपिक है। हालांकि मेरा मतलब मेरा सोचना है इसको सबसे पहले होना चाहिए, पर ये सबसे बाद में, कोई बात नहीं। हमें 1 बाय 1 इसको पढ़ना है, और थ्योरेटिकल टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ छूटेगा तो वही क्वेश्चन में आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार मेहनत करी हमने। रिवीजन भी जब आप करेंगे तो इस टॉपिक को लाइन टू लाइन आप रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है एग्जिम बैंक की। देखिए, एग्जिम बैंक का मतलब क्या है? इसने प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सर्विसेज, दोनों बातें हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है ये, सर्विसेज भी देता है। एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दोनों नाम आ गए यहाँ पे। ठीक है। ट्रेड इन द कंट्री, स्पेशली इन लॉन्ग टर्म बेसिस। अब एक और पॉइंट आ गया इसमें, स्पेशली इन लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म यानी ये सीसीसी लिमिट नहीं देता है, पीसीएल नहीं देता है, कह रहा है लॉन्ग टर्म कोई फाइनेंस आपको कराना है तभी एग्जिम है, अदरवाइज तो बैंक अवेलेबल है। अरेंजेस लाइन ऑफ क्रेडिट टू अदर गवर्नमेंट, अगर कोई और सरकार है तो वो उन सरकारों को लोन देने के लिए अरेंज करता है। फॉर प्रॉम्प्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मेड इन, और ये दूसरी सरकार को अगर लोन देगा तो उसका पर्पज होगा कि भारत के, इंडिया के जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प मिले। ठीक है। इट सर्व्स एज ग्रोथ इंजन फॉर इंडस्ट्रीज एंड एसएमईज by providing a wide range of products and services. ठीक है। This includes import of technology and export product। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे एसएमई हैं या इंडस्ट्री हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के जो डेवलपमेंट है, एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट की मार्केटिंग है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों पे ये काम करता है कौन? एग्जिम। इन ए रैपिडली शिफ्टिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट एंड की प्लेयर इन द प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तो ये आपको एग्जिम के बारे में पता लगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसके फंक्शन एंड ऑपरेशन क्या है? फंक्शंस एंड ऑपरेशंस, ठीक है, क्या है? टू मेक इंडियाज एक्सपोर्ट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाना, बाय ऑफरिंग फाइनेंस एट कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड कंडीशन। तो ये दोनों हेल्प करेगा तो इसको वो मिलेगा। परीक्षा से बच्चे उड़ गए सब लोगों के, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। टू डेवलप
अल्टरनेट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन मीन्स खुद फाइनेंस नहीं करेगा तो आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे कर लो। टू प्रोवाइड डेटा, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी टू, तो ये एक तरह से सर्विस है इसकी। ये क्या है? इसकी एक सर्विस है फाइनेंस के अलावा। टू प्रोवाइड सेलेक्टिव प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स टू मेक देम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। टू रेस्पॉन्ड टू एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर एंड परस्यू पॉलिसी। ये जो अभी हमने 5 पॉइंट पढ़े ना, कई बार इसी में आप लोग हिल जाते हैं वहां पे। क्यों? एग्जिम में हम जीएम पढ़ा, आपने रूल्स पढ़ ली, लेकिन उसके जो फंक्शंस हैं ऑपरेशन में, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट या विच इज, इस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रेजेंटली क्या करता है देखो। अब बात आई बायर्स क्रेडिट, वो आ गई ना बात, बायर्स क्रेडिट। और आपको एक बार बता दें, फिर एक बार बता दें बायर्स क्रेडिट क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। बायर्स क्रेडिट में जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर है वो फॉरेन के इंपोर्टर को गुड्स और सर्विसेज देता है, ठीक है, बट इसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। ठीक है, इसके पैसा नहीं है तो, और ये एक्सपोर्टर क्रेडिट पे सामान देने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा? एक यहाँ पर एक बैंक, वो क्या करेगा? पैसा इसको तो देगा, बट वो इसको लोन के थ्रू देगा। यानी ऐसा कीजिए, ऐसा समझिए कि इंपोर्टर को लोन दे रहा है ये बैंक, और वो इस कंट्री में नहीं है। अगर वो अपनी ही कंट्री में होता तो सिंपल लोन हो जाता। जब इंडिया का बैंक बाहर की किसी पार्टी को लोन दे रहा है और बाहर की पार्टी इंडिया की पार्टी से क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं बायर्स क्रेडिट। मींस बायर को दिया जाने वाला क्रेडिट, जो बायर यहाँ नहीं रहता, इंडिया में नहीं है, अब्रॉड कहीं पर है, और कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा, तो इस काम को प्रमोट करने का काम एग्जिम बैंक करता है। Buyers Credit is a credit facility program that motivates Indian exporter to explore new geographies. Through this program, the overseas buyer can open a letter of credit in favor of Indian exporter and can import goods and services from India and deferred payment term. While in the one hand, the exporter enjoy reduced transaction cost and complexity international trade transaction. On the other hand, the Indian exporter get the complete to compete in international market and can continue to put his working capital to good use to scale up operation. While Indian companies avail buyers credit. अब एक बार देखिए, सुनना ध्यान से, इसको समझिएगा। While Indian companies avail buyer credit, अब इंडियन कंपनी अगर बायर क्रेडिट अवेल करेगी तो उसे बाहर के बैंक से लेना पड़ेगा, फ्रॉम अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर इंपोर्ट एट कॉम्पिटिटिव लिबो रेट। तो बहुत सारी इंडिया की कंपनी बायर्स क्रेडिट के लिए किसी बाहर के बैंक से वो करती हैं, और उससे उसे फायदा क्या होता है कि वो बाहर जाके इंपोर्ट, मतलब इंडिया में है, इंडिया का बायर है, तो बाहर से सामान लाएगा तो उसे बोलेंगे इंपोर्ट करती हैं। ठीक, बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड्स बाय एक्सिम बैंक कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स और सर्विसेज। इट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स फॉर एसएमई बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू ओवरसीज बाय। अब देखो उसमें यहां पर क्या है, इट फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट्स फॉर एसएमई बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू ओवरसीज बायर। तो ओवरसीज बायर को अगर आप यहाँ बैठे बैठे क्रेडिट प्रोवाइड कराओगे तो बायर्स क्रेडिट है। ठीक है, सिंस इट ए नॉन एलसी ट्रांजेक्शन इट सेव्स द एलसी चार्जेस, और बायर्स क्रेडिट में एलसी का रोल नहीं होता, इसलिए उसके पैसे बच जाते हैं। ठीक है, बायर्स क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू ए फॉरेन प्रोजेक्ट कंपनी दैट इंटेंड्स टू अवार्ड द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब क्या है, बाहर की प्रोजेक्ट कंपनी है, उसको हम बायर्स क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन इसलिए दे रहे हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर लेके जा रहा है वो कहाँ से लेके जा रहा है? इंडिया से। तो इसका मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है। इट इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्टिव रेट। ठीक है, द फाइनेंसिंग इज अवेलेबल ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सर्विस, एक्सपोर्ट इंडिया, डेवलपमेंट, अपग्रेडिंग, एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, financing of public and private projects such as plant and buildings, professional service such as
सर्वेयर्स, आर्किटेक्ट, तो इन सब चीजों के लिए हम लोग ये प्रोवाइड कराते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? यार हाँ बोलो। बायर क्रेडिट के लिए हमेशा लिबर ही होगा, अगर ओवरसीज बायर है तो इंडिया वो में इसलिए जब वो होगा क्रेडिट लेगा। वो इसलिए होगा कि जो भी रेट्स होते हैं ना हमारे लोन्स के और फॉरेक्स के, वो लिबोर से कनेक्टेड होते हैं। और लिबोर जो है, जैसे अगर आप इंडिया इंडिया में लोन लोगे ना, किसी भी पार्टी को लोन दोगे, तो उसे लिबोर से मतलब ही नहीं, वो तो आरबीआई के रेपो वगैरह से काम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेन बैंक से लोगे, फॉरेन करेंसी में लोन लोगे, तो उसका कनेक्शन हमेशा लिबोर से ही होगा। ना ना, ओवरसीज बायर जब इंडिया में लोन लेगा तो लिबर होगा कि मिबर होगा? ओवरसीज बायर अगर इंडिया में लोन इंडिया लेगा, से हाँ, वो कौन सी करेंसी में लोन ले रहा है इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा। अगर वो इंडियन करेंसी में ले रहा है तो रेपो से काम करेगा। ठीक है। और अगर फॉरेन करेंसी में ले रहा है तो लिबोर से काम करेगा। ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया बायर्स क्रेडिट। अब हो गया कॉर्पोरेट बैंकिंग भी करता है। कौन कौन करता है कॉर्पोरेट बैंकिंग? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक। पहला तो उसने है बायर्स बायर्स क्रेडिट में फैसिलिटेट करता है, और दूसरा बोलता है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग भी करता है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या करता है। पहला क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ठीक है। प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोग्राम होते हैं उसके। ठीक है। और कॉर्पोरेट बैंकिंग से मतलब ये है कि कॉर्पोरेट के लिए बैंकिंग करना। जैसे आपने सुना होगा कॉर्पोरेट ब्रांच, कभी सुना आपने बैंक की हमारी कॉर्पोरेट ब्रांच है? जी सर। हाँ। कई बैंकों में होती कॉर्पोरेट ब्रांच। ठीक है। लैंडिंग प्रोग्राम फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इंपोर्ट फाइनेंस जब भी होगा, वो किस लिए होता है? इंपोर्ट फाइनेंस टू हेल्प इम्पोर्टर। इंडियन एक्सपोर्टर। ठीक है। प्रोडक्ट इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ क्लस्टर ऑफ एसएमई। एसएमई में जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में एसएमई में हेल्प करते हैं। लैंडिंग प्रोग्राम ऑफ फॉर फाइनेंसिंग क्रिएटिव इकोनॉमी, फाइनेंस फॉर ग्रास रूट एंटरप्राइज। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में आप ऐसे मान लीजिए कि एग्जिम बैंक जो भी कॉर्पोरेट हैं उनको हेल्प करने के लिए जो भी कुछ कर सकता है। जैसे सबसे पहले उसने पहला पॉइंट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ठीक है। थर्ड आता है लाइन ऑफ क्रेडिट, अभी हमने पढ़ा था कि सर अगर दूसरा, हाँ सर ये इम्पोर्ट फाइनेंस थोड़ा टू बता हेल्प दें। इंडियन एक्सपोर्टर कैसे? इम्पोर्ट इसमें है ना सर, हाँ इम्पोर्ट फाइनेंस। मैं करता हूँ उसको, जिसको मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो हो सकता है 3-4 क्वेश्चन के क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए। सब लोग जरा ध्यान देंगे। देखो, फाइनेंसिंग पहला तो होता है, यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री है इंडिया की, मान लिया ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पर हमारा बायर बैठा है। ठीक है। और इंडस्ट्री है, ये हमारी सेलर है, और सेलर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्टर। और इधर इसको बोलते हैं हम लोग इम्पोर्टर। ठीक है। अब क्या क्या फैसिलिटी ले सकता है ये इंडस्ट्री? अगर डायरेक्ट एसबीआई आती है और कहती है हमको लोन चाहिए, तो ये जो सिंपल लोन है, ये सिंपल लोन किस नाम से जाना जाएगा? फाइनेंस। सिंपल एक्सपोर्ट लोन। ठीक है। और ये वाला बायर अगर वहां के किसी बैंक से लोन ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो। इम्पोर्ट। इंपोर्ट लोन। इंपोर्ट लोन यानी इंपोर्टर अगर अपनी कंट्री से लोन लेता है तो इंपोर्ट लोन, एक्सपोर्टर अगर अपनी कंट्री से लोन लेता है तो एक्सपोर्ट लोन। सिंपल हो गया। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर पीएनबी है, अगर ये पीएनबी इसको लोन दे दे
तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? बायर क्रेडिट। हाँ, बायर्स क्रेडिट। क्रेडिट ये है बायर्स क्रेडिट। क्रेडिट, क्योंकि दूसरी कंट्री के बायर को अगर लोन दिया तो बायर्स क्रेडिट है। ठीक है, अब ये जो इंपोर्टर है, अगर HSBC के पास जा रहा है एक और काम से, वो काम क्या होता है? LC के लिए भी जा सकता है। वो किसके लिए जा सकता है? LC। और LC हमेशा इनिशिएट किसकी कंट्री से होती है? बायर बायर की कंट्री। ठीक है, तो ये फर्क। अच्छा, अगर सप्लायर क्रेडिट की बात करें, सप्लायर क्रेडिट में इन दोनों के बीच में कोई नहीं आता, मतलब बैंक सीन में ही नहीं है। कौन से क्रेडिट में? सप्लाई क्रेडिट। नो बैंक। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट लोन होते हैं सिंपल वाले, वो कितने तरह के हो सकते हैं? 3 टाइप के, या मैं इसको पहले 2 टाइप करता हूं। तो वो या तो हो सकता है टर्म लोन, या हो सकती है क्या? CC। और CC भी होगी तो वो 2 तरह की हो सकती है, PCL और पोस्ट शिपमेंट। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पढ़ा लिखा सब साइड हो जाता है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, हम वहां पे डाउट कर जाते हैं। बोलो। PCL means किसका? पैकिंग क्रेडिट PCL. लिमिट। पैकिंग क्रेडिट लिमिट बोलते हैं उसको, प्री शिपमेंट भी बोलते हैं। प्री शिपमेंट लोन है ना? हाँ, ओके। प्री शिपमेंट लोन है, पर इसे पैकिंग क्रेडिट लोन भी बोलते हैं। पैकिंग Okay. क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट। सर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल लोन क्या होता है? स्पेशल पर्पज व्हीकल लोन से मतलब है कि जैसे कोई काम करने के लिए कुछ स्पेशल लोग हैं, लोग मीन्स स्पेशल कंपनीज हैं, स्पेशल एजेंट्स हैं, कुछ स्पेशल सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, स्पेशल NGO हैं। अगर वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हीं को व्हीकल बोल देते हैं। जैसे रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, सिक्योरिटाइजेशन करने के लिए जो कंपनीज हैं उनको ARC बोलते हैं। तो ARC का काम एक स्पेशल काम है, उनको भी हम स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलते हैं। व्हीकल का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो किसी स्पेशल पर्पज। अब मान लिया कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल एक्सपोर्ट के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन लगाती है, मान लिया, तो वो एक तरह से स्पेशल पर्पज व्हीकल हो गए। ठीक है सर, इसमें सप्लाई क्रेडिट एक बार फिर से बता दीजिए। सप्लाई क्रेडिट, ये जो मैंने इस कलर में लिखा, मैं व्हाइट कलर से इसको राउंड कर रहा हूँ। सप्लाई क्रेडिट में कभी भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कोई नहीं आता। जैसे सिंपल समझ लो, आप एक टीवी सेल करने की दुकान चलाते हैं और आपने सोनी कंपनी से कहा कि मुझे 100 टीवी दे दीजिए, मैं आपका पेमेंट 2 महीने में करूंगा, और सोनी कंपनी ने आपको टीवी दे दिए। उस कंडीशन में है बात। ठीक है, वो फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट टाइप होता है क्या? उन दोनों के बीच में, हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट नहीं होता है। कोई बताया क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है सर इसमें? मैंने पहले बताया हुआ, जो लोग प्रोमिसरी नोट जो होता है वो मनी वर्सेस मनी होता है। मींस मैंने आपको मनी दिया, हाँ, आप मनी, मेरा सॉरी, मनी हाँ वापस हाँ, करो। ठीक है सर। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, वन हाँ। साइड गुड्स सर्विसेज होती हैं, हाँ। अदर साइड आपका पैसा वापस आता है। सॉरी ठीक है, तो ट्रेड जो है, ट्रेड में कभी भी दोनों साइड मनी नहीं आता है, क्योंकि मनी का एक्सचेंज दोनों केवल साइड से बैंक कर कैसे सकते आता है सर? हैं। ये प्रोमिसरी नोट में दोनों साइड से कैसे मनी आता है सर? थोड़ा ये जो उधार लेते हैं, जैसे सुनो, चलो मेरे को बता दो। जैसे मान लिया आप बैंक गए, बैंक ने आज बैंक से आपने आज 5 लाख रुपए ले लिए, और 2 महीने बाद 5 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट वापस दे दिया। यानी बैंक से जब भी कोई डायरेक्ट बंदा डीलिंग करता है तो प्रोमिसरी नोट के एक्सचेंज में करता है, बट सर अगर मैंने तो ट्रेडर सुना है से कि डीलिंग करता है तो
है। मैंने तो सुना है कि प्रोबेजरी नोट जो है गवर्नमेंट इशू करती है सर। नहीं 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 नहीं, अरे प्रोमिसरी नोट जब आप लोन देते हैं तो एक डीपीएन लेते हैं, हाँ हाँ हाँ। डिमांड प्रोमिसरी नोट, तो वही तो है ये प्रोमिसरी अच्छा। नोट। जो ओके। आपका ऐसा होता है उसमें आप टिकट लगाते हैं ऐसे करके यहाँ पे ठीक कहीं ठीक। पे। चलो नहीं, वो तो करेंसी हाँ में बोलो। लिखा रहता है ना, आई हाँ प्रॉमिस टू पे द बेयरर, वो उसमें सोच रहे एक शायद वो। सर्टेन अमाउंट होना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़े। टर्म लोन में शॉर्ट में हम्म, टर्म लोन में बाइफरकेशन कैसे? अच्छा, टर्म लोन में कोई बाइफरकेशन नहीं है, बस ये से कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म, बस लॉन्ग। जी, आप शॉर्ट टर्म, कह मीडियम, रहे लॉन्ग थे टर्म। सर एक्सपोर्ट लोन 2 टाइप के हैं और हाँ उसमें भी सीसी। पैकिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट, उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं, बस यही मतलब एक सिंपल, एक एक्सपोर्टर को जो भी आप लोन्स देते हैं डोमेस्टिकली, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट लोन, एक्सपोर्ट लोन। ठीक है। और अगर आपका कंट्री में वो इंपोर्टर है तो उसको जो भी लोन देंगे वो कौन से लोन कहलाएंगे? इम्पोर्ट लोन। इंपोर्ट लोन, बस सिंपल ये है। और जब इंटरनेशनल कनेक्शन होगा, चाहे वो ट्रेडर का हो चाहे वो बैंक वर्सेस ट्रेडर का हो, तो वो सप्लायर क्रेडिट और बायर्स बायर क्रेडिट, क्रेडिट का आएगा, ठीक है। और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? गवर्नमेंट। अदर बैंक वर्सेस, कॉम्पिटिटर। हाँ वहां पर बैंक जो आपको फाइनेंस करेगी वो किसी एजेंसी को, इंस्टीट्यूशन को या फॉरेन गवर्नमेंट को, मतलब ये है, ये भी बाहर है बट ये एजेंसी को, इंडस्ट्री को या वो इंस्टीट्यूशन को या फॉरेन गवर्नमेंट को करती है, ठीक है। सर फाइनेंस और लोन में क्या फर्क है सर? फाइनेंस और लोन में, फाइनेंस टेक्निकल वर्ड है लोन का, लोन टेक्निकल वर्ड नहीं है। लोन जो है एक नॉर्मल लेमेन कस्टम वर्ड है, कस्टम मतलब कस्टम्स में यूज होता है। फाइनेंस क्या है? टेक्निकल है। जैसे आपको कहते हैं लर्न फाइनेंस, लर्न लोन नहीं आता है, ठीक है। और फाइनेंस एक ये प्रोसेस भी है। सर ये सप्लायर क्रेडिट का मतलब इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, जैसे बायर क्रेडिट आपने बताया, हाँ, वैसे सप्लायर तब क्रेडिट आपने बोला है कि इंडस्ट्री वर्सेस बायर के बीच का में कोई कनेक्शन नहीं रहता, नहीं तो रहता वो है, जी। बैंक का कनेक्शन नहीं रहता। अच्छा अच्छा। बैंक जहां पे इन्वॉल्व ना हो जिस ट्रेड में, और वो ट्रेड क्रेडिट पे हो, वो ट्रेड कैसा हो? क्रेडिट पे, उसको अच्छा हम अच्छा। सप्लायर कहते हैं। ओके सर, ओके। तो इसमें चलो, क्रेडिट इन्वोक हो जाएगा तो क्या होगा उसमें? क्रेडिट क्या हो जाएगा? इन्वोक उसने मतलब मना कर दिया पैसा देने से तो क्या वो होगा? लीगल प्रोसीजर होंगे सारे, अच्छा ठीक। जैसे चेक बाउंस होता है जी जी। उस सर टाइप का। इसमें इम्पोर्ट फाइनेंस क्या हुआ फिर सर, अभी इसका? इंपोर्ट फाइनेंस, अगर इंपोर्टर अपनी ही कंट्री में कोई लोन लेता है, अगर इंपोर्टर, अगर इंडिया में कोई बायर है, वो चाइना से कोई सामान मंगा रहा है और उसे पैसा उधार चाहिए इंडिया वाले को, तो वो इंपोर्ट फाइनेंस होगा, ठीक है। चलो, तो सर इसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या मेन हुआ इसका मतलब सर? ये अभी आप सारे बता काम रहे थे ना। कॉर्पोरेट बैंकिंग में आए, क्योंकि ये बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं ना, कॉर्पोरेट को फैसिलिटेट करना, कॉर्पोरेट को चाहे वो आपका बायर्स क्रेडिट ले रहा हो, चाहे आपका एलसी करवा रहा हो, चाहे आपका इंपोर्ट का लोन ले रहा हो, मतलब इंडिविजुअल नहीं आ रहा है इसमें कोई भी, कॉर्पोरेट है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने दीजिए। सर ये जो पॉइंट था थोड़ा देखें जो लिखे थे सर, ये जो जीएच करके थोड़ा सा नीचे करने से ये नहीं 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 सर, जो पहले जहां से मेरा डाउट क्रिएट किया था वही जो भूल बस गया। इतना ही तो लिखा। नहीं नहीं, पहले जो है पढ़ा रहे थे किताब से। बायर्स क्रेडिट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, और इस समय लाइन ऑफ क्रेडिट पे आ गए। यहाँ नहीं अभी तो चल रहा है ना वो तो, ठीक है। चलिए सुनिए,
Since its inception, Exim Bank have been extending line of credit to enable Indian exporter. तो एक पर्पज आएगा कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों देता है वो, क्यों श्रीलंका वालों को लोन दे रहे हैं, क्यों अफगानिस्तान को लोन दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन के एक्सपोर्टर का बेनिफिट है। ठीक है, देयर बिजनेस इन एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट मार्केट विदाउट एनी पेमेंट रिस्क ऑफ ओवरसीज इंपोर्टर। They lay special emphasis on the extending LOC as an effective market entry tool as well as mean of the market diversification for Indian exporter. Exim Bank extend LOCs to overseas financial institution, regional development banks. अभी देखा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, LOC किसको देता है? Overseas financial institution, regional development bank, sovereign government, other entity overseas. किसके लिए? To enable buyers to those countries to import developmental and infrastructure project, equipment, goods, services from India. ठीक है, चलो अगला ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है। स्पेशल ड्राइंग राइट जो होता है, हाँ, वो एलओसी के अंडर पड़ता है? नहीं, एसडीआर जो है आईएमएफ का कोटा होता है। अच्छा, आईएमएफ एक डोमेस्टिक बैंक नहीं है, वो स्टेट बैंक पीएनबी नहीं है। आईएमएफ जो है एज ए होल पूरे वर्ल्ड का बैंक है। उसने क्या कर रखा है, अलग अलग कंट्री को कुछ कोटास दे रखे हैं, जैसे इंडिया को दे रखा है, पाकिस्तान को, श्रीलंका को। तो जो भी कंट्री कोटा अवेल करती है, इसका मतलब उसने क्या अवेल कर लिया? एसडीआर। ठीक है, अभी आपने पाकिस्तान के से धड़ा कपड़ा पका किस लाउड किने आने हो केते विशेष रोल लागो? ये सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है सर या एडी को भी मिलता है? क्या चीज? ये एसडीआर सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है कि गवर्नमेंट को? मतलब वो कंट्री को मिलता है। ठीक है, अभी आपने पाकिस्तान का सुना था, ग्रीस का, पाकिस्तान का। अच्छा सर, जो ऑथराइज्ड डीलर को मिलता है वो क्या होता है? एक मिनट, ऑथराइज्ड डीलर को कौन देता है? ऑथराइज्ड डीलर को माने अलग देश में क्रेडिट लेने का क्षमता होता है ना? नहीं, वो तो बैंक है। ऑथराइज्ड डीलर कौन है? सिर्फ बैंक है ना। हाँ, नहीं, इंडिया का कोई बैंक है तो बाहर भी क्रेडिट ले सकता है ना, ऐसा कोई बाहर भी क्रेडिट? उसको हम क्रेडिट नहीं बोलते, उसको ये बोलते हैं कि वो पार्टी बैंक में इन्वेस्टमेंट करती है। कुछ हो रहा है क्या? हाँ सर, मैं चाय पी रहा हूँ। सारे एक्टिविटी आपके साथ हो रहे हैं सर। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, बट जिस समय हम बोलते हैं उस समय कंसंट्रेट हो। देखो, ये जो हम जिस तरह पढ़ रहे हैं ना, देखो उसका फायदा मिलता है वहां पे एग्जाम में। आप 4 चीज याद करके जाएंगे, वहां 5वीं आ जाएगी, क्या फायदा? इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव रहो और सॉलिड। जिन लोगों को केस स्टडी से प्रॉब्लम होती है ना, उनको ऐसे टॉपिक अच्छी तरह करने चाहिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले, इस तरह करके। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान ने जो है एसडीआर का कोटा अवेल किया था और ग्रीस ने भी किया था। ये स्क्रीन पे भी देख लो, ये थोड़ा सा वो जैसा एग्जिस्टिंग कोटा होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द आईएमएफ हैड अप्रूव्ड द जनरल एलोकेशन अबाउट कितना इंडिया को, इतने बिलियन। of which the share of India is इतना। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो ले सकते हैं, पर शायद इंडिया ने जानकारी नहीं, आप लोग किसी को जानकारी? इंडिया ने शायद लिया नहीं कभी, इंडिया ने ना कभी लिया नहीं सर। और ये जो आईएमएफ है, वो जब भी लोन देता है ना किसी कंट्री को, वो किसके लिए देता है? ये रनिंग एक्सपेंडिचर के लिए। हाँ, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच के लिए।
मतलब कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन नहीं देता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड बैंक देता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड देता है। बैंक। ठीक है। सर इनसे फंड कहाँ आता है सब? है ये वर्ल्ड बैंक, IMF, ये फंड कहाँ से आता है? फंड तो हाँ, मेंबर कंट्री करती है, हाँ, सबके जैसे शेयर्स होते हैं। इंडिया जैसे ने भी काम पैसा में, दे रखा, यूएसए ने भी दे रखा, चाइना ने भी दे रखा पैसा उनको, वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे एसएचजी होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वही वो मैं बोलने एसएचजी वाला था, जैसे एसएचजी गांव की में तरह जैसे काम होता करता है, है, सब अपने आप इकट्ठा जमा करके कराता है पैसा देते हैं। और अपने आप मेंबर को देता है वो। ठीक है, चलिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि आपको लोन इसलिए दिया जा रहा है कि आप विदेश जाओ और वहां की कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है, Exim Bank help in the enhancing export opportunity for India and driving the economic growth of the nation. They encourage and facilitate condition for Indian companies to invest abroad for seeking resources, market efficiencies and strategic assets. Means कोई भी इंडियन कंपनी अगर फॉरेन में जा करके इतनी चीजें सीखती है, क्या एक तो रिसोर्सेज फाइंड आउट करती है, मार्केट फाइंड आउट करती है, इफिशियंसीज लाती है अपनी टेक्नोलॉजी उसमें, और स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाती है, इस कंडीशन में ये बात होती है। ठीक है, अगला बात आती है प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। Exim Bank has been one of the prime drivers to the encouraging project। तो ये सिंपल जो भी हम बात करते हैं, ये क्या सप्लीमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव होस्ट कंट्री, ये सब काम एक्सपोर्ट के लिए करती है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, और कौन है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी हो सकता है। इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिलेटेड टू द सप्लाईज, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल कंसल्टेंट। ठीक है, दे ऑल्सो सपोर्ट existing or new project, plant and processes that require additional assistance in process processes such as international competitive bidding, including multilaterally funded project in India। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट से मतलब है कि जितने भी प्रोजेक्ट जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको क्या करती है, प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करता है। हाँ क्या कह रहे थे आप लोग? सर मैं ये पूछ रहा था, प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट को प्रोजेक्ट करता है? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करता है होगा ना नहीं, सर, जैसे एक्सपोर्ट नहीं, दोनों चीजें हो सकती है। एक्सपोर्ट को प्रोजेक्ट करता है, ये भी हो सकता है। प्रोजेक्ट करता है मतलब सबको दिखाना, बताना, है ना, हाँ इस हाँ तरह से हाँ हाँ, प्रोजेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। दोनों चीज, वो ग्रामेटिकल उसको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, दे एक्सटेंड फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी टू फॉलोइंग। अब देखो किन किन को देता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट सर्विसेज को देता है। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट, मैंने बताया था ना, मेट्रो है, अफगानिस्तान। एयरपोर्ट डेवलपमेंट है, ये टर्न की प्रोजेक्ट कराते हैं। टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाईज, इतनी पर्पज के लिए वो उन प्रोजेक्ट को फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अदर सर्विसेज एंड प्रोग्राम, अदर सर्विसेज एंड प्रोग्राम। ठीक है, कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो अब ये कुछ पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना ना, कि वो सर्विस प्रोग्राम में मतलब वो फंडिंग इस पर्पज के लिए भी करता है, क्या, कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इंडियन कंसल्टेंट आर असिस्टेड बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैन पावर एंड एक्सपर्ट रिक्रूटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लान, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कोई इंडियन कंसल्टेंट है, उनको इतनी तरह से हेल्प करता है। क्यों?
क्योंकि अगर उसका कहीं फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको, तो अल्टीमेटली इंडिया में क्या आएगा बाहर से? डॉलर। ठीक है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, wherein corporates interested in joint venture abroad are provided equity finance by the Exim Bank। तो यहां पर बोला है इसने कि जॉइंट वेंचर पर जा रहे हैं आप, कॉर्पोरेट जा रहे हैं, उनको इक्विटी फाइनेंस प्रोवाइड। इक्विटी फाइनेंस का मतलब जो इंडिया के कॉर्पोरेट हैं, अगर वो फॉरेन की किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं एज ए शेयर होल्डर, उसको भी फाइनेंस कर, यानी बाहर की कंपनी का शेयर खरीदने के लिए हेल्प कर रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, जैसे हम लोग अब इंडिया में करते हैं ना आईपीओ के लिए फाइनेंस करना, उस तरह। द इक्विटी पार्टिसिपेशन कैन बी वे ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट ऑफ मशीनरी फॉर विच लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस इज कंसिडर्ड बाय द एक्सिम बैंक। ठीक है, import loans for financing imports from third countries for a project to be executed in foreign countries। तो import loan अभी बात समझ में आई? देखो ये जितने तरह के हमने लोन बताए थे तो उसी का थोड़ा सा और वो एलोबरेशन हो रहा है यहाँ पे। import लोन सिंपल है क्या? import for financing imports from third country, बाहर से इंपोर्ट होना है, यहाँ के लोग करेंगे, बट किसके लिए? जो हम लोग बाहर किसी कंपनी में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कहीं से भी वो सामान मंगाना हो सकता है, बेसिकली इंपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बंदा वहां काम कर रहा है इसलिए हेल्प कर रहे हैं। इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज include foreign currency financing, advisory service for raising low cost finance for project abroad to be executed by the Indian company अगर कोई काम कर रही है उसको। ठीक है, export marketing fund, Exim Bank is a nodal agency designated by Government of India to manage export marketing fund to accelerate the export growth of target products with the industrialized market। अब यहाँ पे EMF1 एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड 1 क्या बोलता है इसने? क्या है? कंपोनेंट है वर्ल्ड बैंक का, कितना है? 250 मिलियन फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टर। EMF2 37 मिलियन है, वो भी है, और वो किसके लिए है? फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। देखो दोनों में फर्क समझ लो कि पहला है EMF1, EMF1 डायरेक्टली इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट के लिए, EMF1 डायरेक्टली किसके लिए है? इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट के लिए। और EMF2 किसके लिए है? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए। ऊपर वाले में तो सीधे एक्सपोर्ट कर रहा है और नीचे वाले में डेवलपमेंट 250 और यहाँ पे 37। ठीक है, Exim Bank has also launched Export Marketing 3, ठीक है, from its own resources। एक और इसके पास है EMF3। अब ये जो दोनों थे, ये दोनों किससे फंड मिले थे उसको? वर्ल्ड बैंक से। और EMF बोल रहा है कि उसने अपने आप भी कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा है इस काम के लिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड joint sector companies who have the overall resources, capability, potential, top management commitment, and on export strategy to penetrate and retain presence particularly developed country market। तो अपने जो इंडिया की जो कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जॉइंट सेक्टर कंपनी, उनको जो पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, टॉप मैनेजमेंट कमिटी, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, the funds are to support any manufactured export and in addition computer software the activities which are eligible for। तो यहाँ पर बहुत सारी और भी सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट पे बात कर रहा है,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बात करता है, इन सब चीजों में बात कर रहा है। और ईएमएफ सपोर्ट में ये चीजें भी आती हैं, जैसे डेस्क रिसर्च, ओवरसीज फील्ड मार्केट रिसर्च। इसका डेस्क रिसर्च का भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट आप वर्ड पढ़ लो कि ईएमएफ का जो सपोर्ट होता है, डेस्क रिसर्च, ओवरसीज फील्ड मार्केट रिसर्च, माइनर प्रोडक्ट एडेप्टेशन, ओवरसीज ट्रेवल, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्विसेज, ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या है, ईएमएफ सपोर्ट में इंक्लूड होती है। इस्टेब्लिशिंग ओवरसीज ऑपरेशन, कई बार क्या होता है कि आप मान लें चाइना में तो खैर क्या इंडिया करेगा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल में जाके वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो वहां पर आपको बार बार आना जाना हो सकता है। ठीक है, ट्रेवल टू इंडिया बाई ओवरसीज बायर, जो बाहर वाला बंदा है वो इंडिया आ रहा है, फ्रंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करने पड़े, एड वेड करना पड़ा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, इक्विपमेंट फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन, कैपेसिटी एनहांसमेंट करना है, टूलिंग जिग्स एंड फिक्सचर है। इसको टूलिंग जिग्स मतलब जो टूल मशीनरी वगैरह होती है ना, उसको टूलिंग जिग और फिक्सचर बोलते हैं। टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल करना। तो ये जो जितनी बातें थी, ये सारी बातें किसके लिए थी, यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के बारे में थी। ठीक है, चलो अगला, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, पीएलआई, इस पे भी बात हो सकती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, जरा 1 मिनट रुकिएगा। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस मींस यहाँ पर एग्जिम बैंक एक इंश्योरेंस में भी हेल्प कर रहा है आपको। क्या कहता है, इन डेवलप्ड कंट्रीज प्रोडक्ट लायबिलिटी कंसेशंस ऑफ द प्रोडक्ट वेरी हाई, रिजल्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेशन एंड हाई अवार्ड। दिस forces exporter to protect themselves against risk of incidents of product liability through product liability insurance offered by the। अब product liability का क्या है, मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो उस कंट्री में उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उस कंट्री ने आपको दबोच लिया। ठीक है, एज ए कॉस्ट ऑफ PLI प्रीमियम इज हाई विच एक्ट्स एज ए डेटरेंट टू मार्केट एंट्री अफोर्ड। तो उसकी प्रीमियम हाई होती है, फॉरेन में जो चलते हैं PLI, तो उसने क्या करा, एग्जिम बैंक PLI प्रोग्राम इनेबल्स द एक्सपोर्टर मार्केट एंट्री एफर्ट बाय शेयरिंग द इनिशियल कॉस्ट ऑफ PLI प्रीमियम। तो इसकी जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम को थोड़ा सा सपोर्ट करता है कौन, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक। प्रशांत सिद्धोरे जी, तो PLI समझ में आ गया। ठीक है, रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर एंडेवरिंग टू एक्सपोर्ट टू OECD, ये भी एक आपको पता होगा कि UNDP का, यूनाइटेड नेशन का है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज आर एलिजिबल टू सपोर्ट अंडर द प्रोग्राम। तो इस कंट्रीज में जब भी आप वो कर रहे हैं, तो वो इन सारी कंट्री को ये हेल्प करता है इस मामले में। ठीक है, एक्सपोर्ट
वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये एक ऐसा पॉइंट है कि नॉर्मली फाइनेंस में कहाँ सुनते हैं हम, बट ये कहता है कि जो एक्सपोर्ट वेंडर हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए लैंडिंग प्रोग्राम है। कौन कौन है एक्सपोर्टर? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हाउसेस सोर्स गुड्स फ्रॉम वेंडर्स फॉर एक्सपोर्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस। Such indirect export constitute a significant component of the country export. The EVDLP, Export Vendor Development Lending Program, enables exporter to support vendor development. अब एक बड़ा एक्सपोर्टर है अगर, तो हो सकता है कि उसके बहुत सारे क्या हो, वेंडर्स हो, तो इनको भी सपोर्ट करेगा तो ही तो इसका वो बढ़ेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आर ग्रांटेड rupees loan for the implementing strategic vendor development plans for increased supply of exportable goods through creation strengthening of backward linkage with vendors। ठीक है। Such activities include acquisition of production machinery, acquisition of production machinery, जो प्रोड्यूस करती हैं उस मशीनरी को एक्वायर करने के लिए, purchasing of tools, modules, jigs, dies, ancillary equipment, core working capital assistance। ये किसको दे रहे हैं? सारे वेंडर्स को। वेंडर्स को दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है कि उस एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, लेकिन वो हेल्प किसको कर रहा है? वेंडर को। ठीक है, वेंडर को डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सॉफ्ट एक्सपेंडिचर ऑन वेंडर्स डेवलपमेंट सच एज वेंडर की ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, इस खर्चे को भी फाइनेंस कर रहे हैं। ये सर क्या बैंक से तो ले सकते हैं डायरेक्ट? क्या है ये एक्सपोर्ट वाला ले रेट सकते कम करके हैं, देते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, लेकिन बैंक देता कहाँ है? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कुछ वो 10 दिन चक्कर लगाएगा और आपको आके अपना प्लान बताएगा ना। जेन्युइन जो काम करना चाहते हैं तो बैंक उनको पहले ही बोल देगा अरे ये कहाँ चलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बैंक वाला तो नौकरी मिलता है उसे, हम तनख्वाह मिल जाती है हर महीने में। ठीक है, तो EVDLP is exporter specific and aimed at capacity enhancing scheme to export large volumes through outsourcing product from vendors। तो सब सप्लायर बोलते हैं इसको, वेंडर्स को क्या बोलते हैं? सब सप्लायर। Product purchase from the vendor may be finance or semi-finance or intermediate product with the exporter adding value to the product in the form of further processing of the marketing। तो यहाँ पर जो हमारा वेंडर जो वो कर रहा है, सामान बना रहा है, उसको परचेज करने के लिए फाइनेंस कर रहे हैं। 10 एग्जिम बैंक एज ए स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट और एक्सपोर्टर। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर सभी में क्या करता है। ठीक है, अब आता है ये किमनी एग्जिम बैंक है। हेलो, कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, एक क्वेश्चन है, इसको मैंने वेंडर को डायरेक्ट फाइनेंस करेगा कि ये एक्सपोर्टर को फाइनेंस करेगा? नहीं, ये एक्सपोर्टर को फाइनेंस कर रहा है, और एक्सपोर्टर उस फाइनेंस का जो बेनिफिट है वो वेंडर से समान। जैसे मान लिया, इसको ऐसे बताते हैं कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के 100 वेंडर हैं और इनको डेवलप करना है हमें। तो बैंक ने क्या करा, एक लिमिट बना दी 100 करोड़ की, बट उस 100 करोड़ की लिमिट का यूज स्पेशली फॉर दीज वेंडर्स करना है, कि टाटा कंपनी को कोई भी इन वेंडर से गुड्स उठानी है तो उसको फाइनेंस कर रहा टाटा को, बट ये लिमिट का पैसा इन्हीं वेंडर को जाएगा, दूसरे उसके लिए वो काम नहीं करेगा। ठीक है।
हाँ, फोन आ गया था हमारा। चलो, तो एग्जिम बैंक, ये वेंडर वाला समझ में आ गया ना, कि फाइनेंस तो हम कर रहे हैं टाटा को, बट वो टाटा को जो स्पेसिफिक लिमिट दे रहे हैं उसे बोल रहे हैं कि भैया ये वेंडर हैं आपके वाले, इनको हेल्प करने के लिए हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगला, एग्जिम, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम फॉर द अदर कंट्री। अंडर द रूट, Exim Bank grants a line of credit government or other country for supporting their development plan, which allow the Indian exporter to get instant credit from Exim Bank upon exporting the goods, services, and submission of export document through their regular banker. The beneficiary government gets a long tenure to say 3 to 5 years. लंबा समय के लिए फाइनेंस उसको मिल जाता है. The exporter gets order from the operating agencies from the buyer's country. तो जिस कंट्री को हम फाइनेंस कर रहे हैं वहां की जो बायर्स हैं वो लोग इंडिया से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज इश्यूड अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट नेगोशिएटेड विद द एक्जिम बैंक. एक्जिम बैंक ऑल्सो इश्यू ए लेटर टू एक्सपोर्टर अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. तो ये देखो एक बात और बोलिए कि एक्जिम बैंक क्या करता है. एक्जिम बैंक जो भी हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको बताता है कि हमने इस कंट्री में लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, आपके अगर उस कंट्री के बायर हैं तो उनसे कांटेक्ट करिए, ठीक है. द एक्सपोर्टर देयर आफ्टर बेस्ड ऑन द ऑर्डर एंड लेटर ऑफ लाइंस रिसीव्ड फ्रॉम द एक्जिम बैंक प्रोसीड्स टू गेट प्री शिपमेंट फाइनेंस फॉर प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. वंस शिपमेंट इज मेड, डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एज पर ऑर्डर LC and reimbursement claim from the Exim Bank under the lines available with them. Over the past year, Exim Bank has quite aggressively expanding the financing program, has continuously looking for the new borrower. ठीक है, चलो हाँ क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग जरा. तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है. हाँ सर, ये वाला बताइए सर, पोस्ट शिपमेंट का बात क्या होगा. एक मिनट. प्री शिपमेंट में पोस्ट शिपमेंट क्या होता है ये पूछना है आपको. हाँ हाँ, पोस्ट शिपमेंट होता लाइन है ऑफ क्रेडिट में. नहीं सर, लाइन ऑफ पोस्ट शिपमेंट का बात क्या होगा. पोस्ट मतलब शिपमेंट प्री के बाद शिपमेंट में कर दी. हाँ प्री शिपमेंट में एक्जिम बैंक लोन दे दिया सर हमको, उसके बाद हाँ क्या होगा. अगर मैंने एक्सपोर्टर कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिया, हाँ. उसके बाद एक्सपोर्टर कैसे है, एक्जिम बैंक का रोल क्या रहेगा सर. पोस्ट शिपमेंट से स्पेसिफिकली मतलब होता यहाँ है कि पर जब यहाँ पर लिखा सर, पास एक्सपोर्टर किया जाता देयरफॉर है बेस्ड ऑन ऑर्डर. ऑर्डर. अगर कंपनी के पास ऑर्डर है और उसने ऑर्डर को क्या कर दिया, शिप कर दिया है, यानी उसने बुक कर दिया, और बुक करने के बाद अगर वो लोन लेने आ रहा है तो उसे हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं. मैं आपको क्वेरी नहीं समझ पाया है कुछ. यहाँ पर है सर, वन शिपमेंट इज मेड, डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड एज पर LC and reimbursement claimed from the Exim Bank under the line is available with them. इसका समझ. अच्छा, आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं. Once Once shipment is made, इसी में प्यारा में documents are to be submitted as per the LC and reimbursement claimed from the Exim Bank. अब इसका मतलब ये है कि आपने ये कर दिया, शिपमेंट कर दिया, आपको पैसा भी नहीं मिला, आप चाहें तो पैसा किससे ले सकते हैं फिलहाल, एक्जिम बैंक से. एक्जिम बैंक से ले सकते हैं, और जब आपका वहां से पैसा आएगा तो वहां वो एक्जिम बैंक को मिल जाएगा. एक्जिम बैंक से जो अमाउंट लेगा एज लोन लेगा ना सर. नहीं, ये एक तरह से हेल्प कर रहा है. लोन तो उसने किसी और से लिया था, लेकिन रीइंबर्समेंट उसे तुरंत मिल जा रहा है यहाँ पर. किसको, एक्सपोर्टर को. ओके. एक्सपोर्टर को तुरंत पैसा मिल जा रहा है, और वहां से पैसा आने में समय लग रहा है. कहाँ से, फॉरेन से पैसा आने, तो उसको इमीडिएटली हेल्प मिल जा रहा है. ठीक है, पर ये उन्हीं के साथ है जिस कंट्री के साथ उसका कोई ऐसा रिलेशन होगा. ये लास्ट पैराग्राफ जो बताया ना वो थोड़ा जल्दी से बताइए, कुछ भी समझ में नहीं आया. अच्छा,
इसको कहाँ से हेलो शुरू सर। करें? हाँ हेलो हाँ सर, अगर पोस्ट स्टेटमेंट में उसको पेमेंट नहीं मिलता है तो वो उसके जो एडवाइजिंग बैंक होता है उससे तो वो पैसा ले सकता है, तो दूसरा बैंक से क्यों लेता है? नहीं नहीं, एडवाइजिंग बैंक से कभी भी पैसा नहीं लेता। पैसा हमेशा किससे क्लेम करता है? कन्फर्मिंग बैंक। और अगर कंफर्मिंग बैंक नहीं है तो ओपनिंग ओपनिंग से। तो ओपनिंग बैंक। हाँ ऐसा है, देखो ये हमेशा पैसा देने का जिम्मेदारी इसका होता है। ओपनिंग बैंक। ये तो केवल मीडिएटर है बीच में, करेक्ट। ठीक है, ये मीडिएटर है। अगर ये कहीं पे भी कुछ गड़बड़ करता है तो इसकी गलती नहीं है, वो हमेशा किसको कांटेक्ट करेगा? इसको, ओपनिंग या बैंक। उसने एक एलसी इशू किया। क्या ले रखा है? कंफर्मिंग बैंक ले रखा है। चलो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, देखो जरा। The exporter thereafter, based on order and letter of line received from the Exim Bank, proceeds to get pre-shipment finance for the procurement of manufacturing order. तो कहने का मतलब जो ऑर्डर है उसके पास बाहर से, कोई उसके पास एक ऑर्डर आ गया कि भाई इतना इतना करोड़ डॉलर का सामान भेजना है, एक ऑर्डर आ गया, तो उस ऑर्डर के बेस में वो प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या कर लेता है? ले लेता है। कहाँ से? एग्जिम बैंक से। ठीक है, बैंक। वंस शिपमेंट इज मेड, डॉक्यूमेंट, और जैसे ही हो जाएगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करेगा? एक्जिम बैंक को, और एक्जिम बैंक से जो बचा हुआ पैसा है वो ले लेगा। ठीक है, अंडर द लाइन अवेलेबल विद देम। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एक्जिम बैंक हैज क्वाइट एग्रेसिव expanding its finance program and has been continuously looking for the new borrower even by taking over financing from traditional bank। अब देखो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, जैसे हम लोग हाउस लोन टेक ओवर करते हैं ना, तो एक्जिम बैंक जो आपके नॉर्मल बैंक ने फाइनेंस किया हुआ है उसको भी क्या करता है? टेक ओवर। द बैंक हैज बीन हेल्पफुल टू इंडियन कंपनीज फॉर देयर इंटरनेशनल वेंचर, टेक ओवर ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट, imports of large projects and machinery involving foreign currency funding, as also domestic import and exporter for their import and export financing requirement। तो सिंपल सी बात है कि ये बाहर के प्रोजेक्ट को टेक ओवर भी करता है, आपका किसी ट्रेडिशनल बैंक से लोन है उसको भी टेक ओवर करता है, और आपके कोई इंटरनेशनल वेंचर में कुछ काम आपको मिला उसको भी हेल्प करता है, लार्ज प्रोजेक्ट में मशीनरी को भी वो फॉरेन करेंसी फंडिंग करता है। ठीक है, इस तो तरह यहाँ से। पे जो एक्सपोर्टर है सर इंडिया का है ना? हाँ, एक्सपोर्टर हमेशा इंडिया का ही होगा। ठीक है, चलिए ये जल्दी से 4-5 ये क्वेश्चन हैं, हम इसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्जिम बैंक वाज सेट अप टू डेवलप द लोकल बिल डिस्काउंटिंग मार्केट। सही है गलत है? गलत है। गलत है। लोकल बिल तो हमारे वैसे ही कर रहे हैं लोग। ठीक है, फिर क्या है अगला? एक्जिम बैंक अलाउ फाइनेंस टू लोकल मैन्युफैक्चरर फॉर, क्या करने के लिए? प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। सही है। सही है ना, ये लास्ट वाला जो होता है। एक्जिम बैंक अलाउ फाइनेंस टू लोकल मैन्युफैक्चरर। ये तो गलत होगा ना सर? और यहाँ पे तो लोकल बड़ा हमेशा पैसा बायर पे था ना, एक्सपोर्ट को भी। सर EBDLP जो प्रोग्राम है तो वही है ना सर, लोकल एक्सपोर्ट को भी तो फाइनेंस करता है। ये ट्रू होना चाहिए। लोकल मैन्युफैक्चरर्स है ना सर? वो तो एक्सपोर्ट के लिए है ना। जो ये वर्ड्स है ना, लोकल मैन्युफैक्चरर्स, ये थोड़ा सा डाउट कर रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए है ना। नहीं, एक मिनट रुको। एक्जिम बैंक अलाउ फाइनेंस टू लोकल मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। करेक्ट है सर। ये जो लोकल वर्ड है इससे क्या मतलब है? ये तो एक्सपोर्टर हुआ ना सर, लोकल मैन्युफैक्चरर भी है और इसका एक्सपोर्टर मतलब सर है। लैंड मैन्युफैक्चरर ही है। लोकल हाँ, कोई मतलब लोकली प्रोड्यूस कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए। लोकल मतलब के आसपास होना चाहिए,
वो इंग्लैंड मैन्युफैक्चर का बारे ही बोल रहे हैं, हमारा इंडियन जो मुझे लगता है ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये था। लोकल मैन्युफैक्चर से मतलब है जो बहुत छोटे लेवल पे एक स्पेसिफिक एरिया में जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बैंक क्या करेंगे, सारा काम तो एग्जिम बैंक कर लेगा फिर। हाँ, वो सेंस में देखने से तो फिर भाई एग्जिम बैंक का काम गली गली में जाके मैन्युफैक्चरर को वो नहीं करना है ना। एग्जिम बैंक का तो काम है कि कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो और कॉर्पोरेट उसके अंडर में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, लेकिन करेगा तो बड़े वेंडर कोई नहीं। जो वेंडर वाला था उसमें वेंडर को फाइनेंस कहाँ कर रहा है? वो बड़ा मतलब कंपनी मेरा सेंस ये कहता है कि अगर एग्जिम बैंक ये सारा काम कर रहा है तो नॉर्मल बैंक क्या कर रहे हैं? सही लॉजिक लगे सर। में भी फॉल्स ही रखा है इसको, है? बुक में भी फॉल्स बुक में आंसर क्या है? सर, false है। तो ये शायद ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज किया हुआ है ना इसने, ये इसमें लोकल मैन्युफैक्चरर को तो बैंक फंडिंग कर ही रहे हैं ना, ठीक है। और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अलग है, ये फॉल्स होगा, स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है। एग्जिम बैंक इज ए सब्सिडी ऑफ आरबीआई, ट्रू ट्रू आरबीआई ने बनाया ना, हाँ। ठीक है। अगला, एग्जिम बैंक आर ऑल्सो बैंक ऑल्सो अरेंज इंश्योरेंस ऑफ इशुएंस ऑफ गारंटी गारंटी फॉर द डेवलपमेंटल और Export करते हैं गारंटी, सही है। करते हैं करते हैं, ठीक है। अगला, द एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड रन बाय द एग्जिम बैंक इज टू प्रमोट इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। फॉल्स है। उल्टा हो गया, ठीक है, ठीक है। Export अच्छा, fund। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड कितने टाइप के होते हैं? 3 types 3 टाइप। 1 पहला 2 3 EMP EFM one, 250 million डॉलर, हम्म, उसके बाद IMF पे 37 कौन million प्रोवाइड डॉलर, करता है? वर्ल्ड बैंक। World Bank sir, 1 2 प्रोवाइड वर्ल्ड बैंक करता है, थर्ड वाला Exim Bank, वर्ल्ड बैंक है एग्जिम IMF बैंक, करता है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक, सबसे पहला वाला किस लिए हेल्प करता है? Industrial Export sir, इंडस्ट्रियल और सेकंड वाला? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, Export डेवलपमेंट। हाँ, सेकंड वाले में डेवलपमेंट है, ठीक है। और IMF और 3 आपने थर्ड वाले में उसने अपना एक फंड बना रखा है रिसोर्सेस डोमेस्टिकली, रिसोर्सेस वो कर रखे हैं, ठीक है। ये था, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, और दूसरा वाला एक्सपोर्ट के डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। सर ये जो एक बार सी वाला पॉइंट था ना, सी वाला क्वेश्चन, हाँ सर, एग्जिम बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई से तो सर वो पहले उसका उस पार्ट में था ना, आरबीआई के इंक्लूड में था। अब तो वहां से तो आरबीआई हमने कंट्रोल में एग्जिम बैंक सबसे सीडीबी पहली नबार्ड लाइन सब। शुरू में जब पढ़ी थी ना हमने, सर अब तो वहां से सब जैसे नबार्ड सिड भी सब डिपार्टमेंट वहां से अलग हो गए, तो अब थोड़ी है उसकी नहीं सब्सिडी नहीं सर। उसको Subsidiary। ऑटोनॉमी तो दी है, बट देखो इधर देखो, कंट्रोल आरबीआई। इस सब्सिडी से मतलब है कि आरबीआई ने ही इनको डेवलप किया हुआ है, और इसमें इनका जैसे डीआईसीजीसी है, और ये अपना एग्जिम बैंक है। शुरू में ये सारे काम पहले आरबीआई देखता था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, इसने आरबीआई ने इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए और सब में क्या करना शुरू कर दिया, उसको ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है। सर इन लोगों का सुपरवाइजरी तो आरबीआई ही करता होगा ना? एक रेगुलेशन है उसका, आरबीआई का तो रेगुलेशन है ही सब में। ये देखो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, द बैंक प्राइमरली lends to the exporter including the supporting offices development equipment goods and services of India।
It's subsidiary action. ऐसा डायरेक्ट आंसर दिया नहीं है कहीं पर। इसमें निकलेगा सर 7 ये subsidiary है देखो, relating to LIC, GIC also data pertain to 4 FIs, Exim Bank, NABARD, NHB और SIDBI। यहाँ थोड़ा सा लिंक कर रहा है इसको। चलो छोड़ो, स्टैटिक क्वेश्चन है, मोस्ट पॉसिबल है कि नहीं आएगा। ओके सर। अगला हो गया ना पूरा ही, या कुछ रह गया इसमें? ओके, लास्ट क्वेश्चन। एफ वाला हो गया। Exim Bank allow credit line of credit for Pro promoting होगा सर। export to developing countries, which help these countries to facilitate deferred credit. उन करेक्ट है कंट्रीज को सर। डेवलपिंग कंट्री करता है जो क्या करते हैं हमारे इंडिया के उसके लोगों को, which help these countries of facility of deferred credit। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कुछ इस टर्म्स में पैसा अवेलेबल कराती हैं जो कुछ समय बाद देना है। मिलेगा, ये सही है ठीक है, सर। ठीक है, सही। चलो अगला है आरबीआई रोल एंड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। तो ये हमें पता है कि आरबीआई हमारा जो है, जो हमारी फेमा है ना, फेमा ने किसको, फेमा ने आरबीआई को ये काम दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एक सेक्शन 11(1) में इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शन एंड विद रिगार्ड टू मेकिंग पेमेंट डूइंग। ठीक है, और 11(3) में आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड इम्पोज द ऑथराइज्ड पर्सन पेनल्टी। और आरबीआई जो पेनल्टी भी लगाता है बैंकों पे क्या है, मे एक्सटेंड 10,000 फॉर कंट्रावेंशन एनी डायरेक्शन गिवन बाय फेलियर, और फेलियर करेंगे तो 2,000 पर डे चलता रहेगा। तो पेनल्टी इम्पोज करता है फेमा, फेमा ने आरबीआई को काम दे रखा है, और जो उसका कहना नहीं मानेगा उसको पेनल्टी भी करेगा। एज सच आरबीआई इशू वेरियस गाइडलाइंस, APDIR सीरीज सर्कुलर, AP ऑथराइज पर्सन। ठीक है, AP का मतलब ऑथराइज पर्सन, एंड अदर स्पेसिफिक डायरेक्शन टू एनी ऑथराइज पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ नहीं है। और ये क्या करता है देखो, ये जितना भी गाइडलाइंस डायरेक्शन है वो किसके है, किसके रिगार्ड में है। उसने कहा सो इशूड रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस relating to export, import, remittance, travel and tourism, investment in India, repatriation of funds, non-residence Indian segment, और इन सब बातों में। ठीक है, चलिए इसको मैं शाम को करूंगा क्योंकि इसमें ना कनेक्शन है आगे आगे। ठीक है, इसको मैं शाम को करता हूँ। यार इसको कर देते हैं, तो कर देते हैं, हो जाएगा। आरबीआई वाला कर दो सर। हाँ आरबीआई करते हैं। We have covered the action, कुछ नहीं है। Another important task handled by the RBI is compilation of data related to export, import trade, forex market, non-resident deposit, as also international asset and liability. The data collected by RBI from authorized dealer.
the data collected by RBI from authorized dealers goes into compilation of national level data of international trade। तो ये सारी ट्रेड के डेटा, फॉरेक्स का फ्लो क्या है, ओवरऑल इंटरनेशनल एसेट इंडिया में कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है, ये सब चीजों का कलेक्शन कौन करता है? आरबीआई। अब कैसे करता है आरबीआई? इट्स कॉल्ड फॉर बाय आरबीआई अंडर फेमा रेगुलेशन। क्या करता है? उसके बाद कुछ रिटर्न्स जाती हैं। कौन कौन सी रिटर्न है? आर रिटर्न, बैंक वाइड सिंगल रिटर्न फॉर फोर्टनाइटली डेटा ऑफ फॉरेक्स। जो भी फॉरेक्स ऑपरेशन करेगा बैंक, उसकी आ रही। ये एक सॉलिड क्वेश्चन आपके इन 5-6 चीजों से आ सकता है कि जो भी ट्रांजेक्शन करे फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाएगी फॉरेक्स ऑपरेशन में। बैलेंस में आपका नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो आप आरबीआई को बताएंगे। स्टेटमेंट 5 में क्या करता है कि डेटा ऑन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द एफसीएनआरबी डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन। स्टेटमेंट 8 में एनआरई और एनआरओ का। एनआरडी सीएसआर में उन्होंने कहा नॉन रेजिडेंट के जो डिपॉजिट हैं वो कंसोलिडेटेड डेटा उस पर रिपोर्ट जाती है। इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स पे रिपोर्ट जाती है। क्वार्टरली डेटा ऑफ ऑल इंटरनेशनल एसेट लायबिलिटी पे जाती है। स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस अंडर एलएसआर, लिबरलाइज स्कीम फॉर रेजिडेंट। तो इसमें मंथली रिपोर्ट जाती है। ये अंडर स्कीम ऑथराइज डीलर कैन अलाउ रेमिटेंस अप टू कितना? $2.5 लाख, $250,000 कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल कर सकता है। ठीक है। द स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट पार्टनर, पर ये इनके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, आपने बायस क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट अगर कुछ दिया तो इसकी मंथली रिपोर्ट जाती है। एक्सओएस का मतलब होता है एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये रिपोर्ट भी जाती है हाफ ईयरली बेसिस पे कि आपका कितना एक्सपोर्ट का जो पेमेंट है वो आउटस्टैंड है। ठीक है, आपके पास आपने सामान भेज दिया लेकिन पैसा नहीं आया आपके पास। ठीक है, और ये ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस अगर किसी को ध्यान है तो ये हमने एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस। ठीक है, और बीईएफ ये बिल ऑफ एंट्री होती है। जब बाहर से सामान आता है तो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री। ठीक, FEMIS डेली डेटा ऑन फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन। ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, अगर आपने ECB की कोई फैसिलिटीज वो कर रखी है, ट्रांजेक्शन लिया हुआ है, तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना। ये जितना भी ये है, आज शाम तक एक बार रिवाइज जरूर कर लेना इसको। आप किसको? पर्टिकुलरली ये जो रिपोर्ट्स हैं आपको 1 मार्क्स इससे मिल सकता है। पर्टिकुलरली जो ये रिपोर्ट्स हैं किस पर्पज के लिए, क्या इसकी ड्यूरेशन। ठीक है, बाकी हम इसको शाम को देखेंगे 7:30 पे। ठीक है।